नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है, निजाम सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है, सही है। और राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका है वो गलत होगा। निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 3 राज्य, पहला जो है गुजरात है, फिर राजस्थान है और फिर पंजाब है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? K2। ऑप्शन नंबर इसका ए से आंसर होगा। K2 पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो POK में, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इस किस श्रेणी में पाया जाता है? तो K2 जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में और नंदा देवी उत्तराखंड में। एवरेस्ट जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो नेपाल में। और इसे नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बहुत कम होती है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पाई जाती है? तो हवाई द्वीप पर पाई जाती है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में पाई जाती है। कहाँ पर? इटली में। और फ्यूजियामा कहाँ पाई जाती है? तो फ्यूजियामा जो है वो जापान में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर? फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में पाई जाती है। और कोटोफैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर? इक्वाडोर में पाई जाती है। कोटोफैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर? इक्वाडोर में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और बैकाल झील कहाँ पाई जाती है? तो रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में बैकाल झील पाई जाती है। सुपिरियर झील कहाँ पाई जाती है? तो सुपिरियर झील जो है यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। कहाँ पर? यूएसए और कनाडा में। विक्टोरिया झील कहाँ पाई जाती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है। तंजानिया और युगांडा में। टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है।
बेरिंग जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और डेविस जल संधि जो है वो डेनमार्क और कनाडा को अलग करती है। डेविस जल संधि डेनमार्क और कनाडा को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल धारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? म्यांमार देश से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। म्यांमार देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। क्या दोस्तों? सांगपो कहते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बड़े पैमानों पर कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रामगुप्त तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी है और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है और कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है और हर्षवर्धन रत्नावली एवं प्रियदर्शिका लिखी है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष नहीं है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर जो है कर्पूर मंजरी के लेखक हैं। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है?
अनुच्छेद 360। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने बचे हैं? 6 दोस्तों। कितने हैं? 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं और जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में आर्टिकल 300 में संपत्ति का अधिकार है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा में दोस्तों कितने हैं? तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा में हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की? तो 100 सीटें विधान परिषद में हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग जो है वो पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है और मेघालय आता है। तो दोस्तों ये 7 राज्य जो हैं इनको 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चावल का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। और चावल किस प्रकार की फसल है? तो चावल की फसल जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो है चावल की फसल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तुतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तमिलनाडु राज्य में तुतीकोरिन बंदरगाह स्थित है और यह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। क्या दोस्तों? सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तुतीकोरिन बंदरगाह है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। मगहर में किसका जन्म हुआ था? तो कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित दोस्तों कथक जो है वह उत्तर प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं। कथक यूपी का है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।